मुस्लिमीन ने एक नौजवान को किशनगंज से अपना उम्मीदवार बनाकर आपके सामने पेश किया है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला किशनगंज विधानसभा के बुजुर्ग इस नौजवान की सरपरस्ती करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी माँ और बहनें इस नौजवान को अपने बेटे की तरह दुआ करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के गयूर नौजवान अपने एक नौजवान साथी की कामयाबी के लिए बढ़ चढ़कर मेहनत करेंगे और यहाँ से शम्स आगाज़ की कामयाबी, यहाँ के नौजवानों की कामयाबी होगी। यहाँ पर इसकी कामयाबी बुज़ुर्गों के ख्वाबों को पूरा करने की एक कामयाबी होगी। यहाँ से शम्स आगाज़ की बहैसियत विधायक कामयाबी हमारे माँ और बहनों की वो तमाम उम्मीदें और तवक्कात हैं। इंशाअल्लाह ताला शम्स आगाज़ उस उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। आप याद रखिए कि पिछले 25-30 साल से बार बार यहाँ पर किशनगंज से कांग्रेस का उम्मीदवार कामयाब होता गया, गठबंधन का। एक मर्तबा एक बाई इलेक्शन में यहाँ से आप ही ने सबसे पहले बिहार की सरजमीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक को मुंतखब किया था। मैं हमेशा किशनगंज की और पोठिया का जनता का शुक्रगुजार रहूँगा कि आपने जब मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया। मगर अगर आज आप नज़र उठाकर देखेंगे तो किशनगंज विधानसभा में बहुत से तकालीफ और मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है। आप देखते हैं कि यहाँ पर नदी कटाव का एक बहुत बड़ा मसला है। दूक नदी से पानी आ जाता है और सैलाब की तरह यहाँ का माहौल बन जाता है। आपने कई बरस यहाँ पर गठबंधन हो या कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दिया। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि एक मर्तबा इस नौजवान को आप कामयाब करिए ताकि आपके तकालीफ के इस दौर का खात्मा हम कर सकें। फिर आप जानते हैं कि अगर कोई अस्पताल के लिए आपको जाना ज़रूरत पड़ती है तो आपको बंगाल में जाना पड़ता है। हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर नौजवान पलायन करता है, भारत के कोने कोने में चला जाता है। कोई दिल्ली चला जाता, कोई पंजाब की खेतों में काम करता, कोई मुंबई चला जाता, तो कोई हैदराबाद या बेंगलुरु चला जाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, किशनगंज को उसका जायज़ मुकाम दिलाने के लिए, आपके जायज़ हुकूक को हासिल करने के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप 11 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के निशान पतंग पर वोट डालकर अपने इत्तेहाद का सबूत दें। मैं जानता हूं कि अभी मैं सुन रहा था, हमारे शम्स आगाज़ ने अपनी तकरीर में कहा कि कांग्रेस के मन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों को, अरकान को धमकी दी जा रही है। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो कांग्रेस के मन से, कांग्रेस और क़मरुल हुदा के मन से मजलिस के लोगों को धमकी दे रहे हैं। याद रखिए, मेरी गाड़ी के ऊपर 6.5 फीट के फासले से 3 गोलियां चलाई गई थी। उसके बावजूद भी वो गोलियां मेरे हौसले को पस्त नहीं कर सकी। तो तुम्हारी ये धमकियां और तुम्हारी ये छिचोरी बातें तुम किसी और के सामने जाकर बोलो। जब हम गोलियों से नहीं डरे, हुकूमत से नहीं डरे, मोदी से नहीं डरे और हम लोग जेल को जाने को भी तैयार थे, जेल गए भी। और सुन लो धमकी देने वालों, मैं सीमांचल की जनता के लिए मरने को तैयार हूं। क्या तुम तैयार हो? तुम में और मुझ में फर्क यह है कि तुम सत्ता के लिए जीते, मैं सीमांचल की जनता के इंसाफ के लिए मरने को तैयार था और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये माफिया राज की बातें करते हैं, तुम गुंडा राज को वापस लाना चाहते हो। मुझे यकीन है कि किशनगंज की जनता और पोठिया की जनता जो इस तरह की धमकी देने वालों का साथ नहीं देगी। मजलिस ने एक साफ सुथरे
काबिल पढ़े लिखे नौजवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। आप जानते हैं उसका नाम शम्स आगाज है। और मैं उन धमकी देने वालों को कह रहा हूं कि किशनगंज में इंशाअल्लाह ताला एक विकास की बुनियाद रखी जाएगी शम्स आगाज के कामयाबी के बाद। मैं उन लोगों को पैगाम दे रहा हूं जो 25 साल से यहां से जीत के तो आते हैं, मगर जीतने के बाद किशनगंज की जनता को भूल जाते हैं। एक नए आगाज होगा, एक नए बाप का आगाज होगा किशनगंज में, जहां पर गरीब की आवाज को सुना जाएगा। यहां पर जो करप्शन का रेट कार्ड है, उस भ्रष्टाचार और रिश्वत का खात्मा होगा इंशाअल्लाह ताला। गरीब अगर गवर्नमेंट के दफ्तर को जाता है तो आवास योजना के लिए पैसे देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन के लिए 3000 से 5000 रुपये देना पड़ता है। इंशाअल्लाह ताला आप यहाँ से शम्स आगाज को अपना वोट देकर कामयाब करिए। ये करप्शन, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का खात्मा होगा। ये इसीलिए डर रहे हैं कि ये जानते हैं कि मजलिस का विधायक अगर कामयाब होगा तो इनका जुल्म खत्म होगा। ये जानते हैं कि अगर किशनगंज से मजलिस का एमएलए जीतेगा तो जो बरसों से गरीबों के पोठिया की जनता का खून चूस रहे हैं, ये सब बंद हो जाएगा। वो जानते हैं कि यहाँ पर अगर शम्स आगाज कामयाब होगा तो गरीब का इस्तेसाल नहीं होगा, गरीब को इज्जत और सम्मान मिलेगा। इसीलिए बौखलाहट का शिकार होकर आज धमकी दे रहे हैं। 2 धमकी तुम, हम किसी के बाप से डरने वाले ना थे, ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात, ये धमकी देने वालों से पूछ रहा हूं, तुमने हमको तो धमकी दी, क्या तुम तेजस्वी के सामने चप्पल पहनकर जा सकते? तुम तेजस्वी के सामने उसके घर में चप्पल पहनकर जा सकते? तो बताओ, चप्पल पहनकर जाओ। तुम चप्पल पहनकर नहीं जा सकते। तुम उसकी आंख में आंखें डालकर नहीं बात कर सकते। अरे ये हमारा शम्स आगाज जब कामयाब होगा, और होगा इंशाअल्लाह ताला जरूर, ये हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर पुकार कर कहेगा सीमांचल से इंसाफ होगा, किशनगंज से इंसाफ होगा। अरे तुम नजरें चुराते फिरने वाले हो, तुम नजरें झुकाने वाले हो। गर्दन झुकाने वाले का नाम शम्स आगाज नहीं, सीना तान कर लड़ने वाले का नाम शम्स आगाज है। तुम बुज़दिली की जिंदगी गुजार गुजार कर तुमने जनता को धोखा दिया। हम सीमांचल से अपनी लड़ाई का आगाज किए और हमारी लड़ाई का मकसद सम्मान है, हमारी लड़ाई का मकसद इंसाफ है, हमारी लड़ाई का मकसद गरीबों की आंखों में आंसू नहीं दिखना चाहिए। हमारी लड़ाई का मकसद, हमारी कामयाबी उसी वक्त होगी जब सीमांचल के नौजवान बच्चे और बच्चियों के चेहरों पर मुस्कुराहट होगी। वही हमारी कामयाबी का बहुत बड़ा राज होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि एक नए आगाज के लिए आप यहां से शम्स आगाज को कामयाब करिए। क्या आप आगाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस ने सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई क्यों शुरू की, आज आपको बताता हूं। ये लोग जो धमकी देते हैं, सीमांचल में, बिहार में क्या हाल करके रख दिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, 3 बार बिहार की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार है, 20 साल बिहार की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री। और 15 साल लालू परिवार को आपने मुख्यमंत्री बनाया बिहार का। नीतीश कुमार के 20 साल में कभी नरेंद्र मोदी को सत्ता मिली तो कभी तेजस्वी आकर बैठ गए। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की चाय भी पिए और तेजस्वी यादव को अपने हाथ से खाना भी खिलाया। अब आप बताइए, इससे पहले 20 साल बिहार में कांग्रेस को सत्ता मिली थी, 20 साल कांग्रेस के, 15 साल लालू परिवार के और 20 साल नीतीश कुमार के। बिहार में क्या हाल करके रख दिए सुनिए, और खास तौर से कान खोलकर सुनिए मेरी इज्जतदार माँ और बहने जो बड़ी तादाद में आज यहां पर जमा है। एक माँ अपने पेट में 9 महीने एक बच्चे को पालती है, और जब वो माँ अपने बच्चे को पैदा करती है उसको इतनी तकलीफ होती है
कि हमारे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब एक माँ अपने बच्चे को जब पैदा करती है उसको हज और उम्रे और जिहाद से ज्यादा सवाब मिलता है। उस माँ का क्या हाल करके रख दिया बिहार में। आपको मालूम कि बिहार में अगर कोई महिला बच्चे को पैदा करती है, पैदा करने के बाद उसका बच्चा मर जाता है, उसको क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर। बिहार प्रदेश का पूरे भारत के 29 प्रदेशों में क्या मुकाम है? 27वां मुकाम है। 29 में 27वां मुकाम है। जब एक बच्चा पैदा होता है उसको अंग्रेजी में स्टंटेड बोलते हैं, उसको हिंदी में अविकसित बच्चा बोलते हैं। क्या मुकाम है बिहार का? 27-29 में। अगर कोई बच्चा जिसको अंग्रेजी में वेस्टेड बोलते, बर्बाद बच्चा बोलते, क्या मुकाम है बिहार का? सुनो मां और बहनों, किशनगंज की और पोटिया की 27वां मुकाम है। अगर कोई मां 9 महीने के बाद उस बच्चे को पैदा करती, उसका वजन कम होता है, उसका क्या बिहार में पोजीशन है? तो 29 में से 27वां मुकाम बिहार का है। यह हाल बना के रख दिए, यह हाल बना के रख दिए कि 9 महीने के बाद एक बच्चा पैदा होता है तो मर जाता है। और 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार, जिसमें तेजस्वी उप मुख्यमंत्री, 15 साल लालू परिवार मुख्यमंत्री, 3 बार प्रधानमंत्री मोदी बन गए, 20 साल कांग्रेस का दौर रहा, और सत्ता में रहने के बाद उस मां पर क्या गुजरती होगी बताओ, जो अपने बच्चे को खो देती है। और आपको मालूम कि बिहार में 90% महिलाएं अपने बच्चे को अपने घर में पैदा करती हैं, मजबूर है, अस्पताल नहीं है। और फिर ये लोग सब मिलकर बोलते, ओवैसी हैदराबाद छोड़कर सीमांचल क्यों आया, बिहार क्यों आया? आपकी बर्बादी की दास्तान सुनो आप। स्कूल में कितने बच्चे स्कूल में जाते हैं? बिहार का मुकाम क्या है? 29 में 28। कितने बच्चे स्कूल को हाजिरी देते हैं? 16 और 13 साल के दरमियान में बिहार का मुकाम 17। 18-23 अच्छा, एडमिशन कितने बच्चे लेते हैं बिहार में एक साल, पहली जमात से 8वीं क्लास तक? 28 में 24वां मुकाम बिहार का है। अब आ जाइए किशनगंज में। किशनगंज में कितने बच्चे जो हम कहते हैं कि स्टंटेड हैं, जिसको कहते हैं अविकसित बच्चे, किशनगंज में 50%। 25 साल से यहां गठबंधन का एमएलए। तुम्हारे बच्चों का इलाज तो तुम कराते होगे, बताओ इस गरीब का क्या हाल होगा, बताओ आप। और फिर किशनगंज में सुनिए, किशनगंज में 55% जिले में एक ऐसा इलाका है जो सैलाब आता है, नदी कटाव का इलाका है। 25-30 साल से तुम हो, तुम्हारी पार्टी है, तुमने क्या किया बताओ? इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। और फिर बिहार सरकार कहती है कि बिहार में सबसे ज्यादा पहले मरने वाला कौन है? मुसलमान। ये झूठ है क्या? ये बिहार सरकार का डेटा है। बिहार में 50% मुसलमान जो गरीब गांव में रहता है वो गरीबी के सीमा दर से नीचे है, गरीबी रेखा के दर से नीचे है। जो शहर में रहता है, ऐसा किशनगंज शहर में, वो 45% के करीब है। मैं जिम्मेदार हूं। तुम 20-20 साल, 25 साल, 15 साल सत्ता में रहे और तुम आकर हमसे पूछ रहे क्यों आ रहे हो? याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी 11 साल से बिहार और सीमांचल को आ रहा है। मैंने अपनी पार्टी का आगाज इसी किशनगंज के उस बड़े मैदान से किया था। पीठ दिखाकर भागने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, लिख के रख लो तुम। मुझे कामयाबी मिले तो मैं तुम्हारा शुक्र अदा करता रहूंगा, अगर नहीं भी मिली तो नहीं मिली हमको पहली मर्तबा, तो हमने सीमांचल को नहीं छोड़ा। ये इसीलिए डरते हैं कि ये आकर ये सब बात आपके सामने खोल खोल कर बयान करता है। और आज आप देखते हैं कि आपकी आवाज कौन है बताओ? क्या ये लोग तुम्हारी आवाज बनेंगे बिहार के विधानसभा में? ये लोग आपकी लड़ाई लड़ सकेंगे बिहार की विधानसभा में? क्या ये लोग 2004 से राजद की हुकूमत नहीं बनी, इसका जिम्मेदार मैं हूं।
2004 से राजद की हुकूमत नहीं बन रही, हर चुनाव आता वोट दो वोट दो वोट दो, हर चुनाव आता ओवैसी वोट कटवा है, भाजपा को रोकना है, भाजपा जीत जाती है। बताओ फिर आप क्या कर रहे हैं? बराबर बीजेपी को रोकना है, मोदी को हराना है इंशाअल्लाह ताला। मगर इसका मतलब यह नहीं है पोठिया की जनता, किशनगंज और सीमांचल की जनता कि मैं अपने घर को वीरान करके अगियारों के घरों को आबाद करता रहूंगा। नहीं हो सकता ये। इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि मेरा बच्चा जो मां की पेट में 9 महीने रहा वो मर जाए, उसकी खबर पर कोई अपने इख्तिदार के महल को तामीर कर ले। ये कभी नहीं हो सकता कि मेरा 28% नौजवान बिहार और सीमांचल छोड़कर चला जाए और कोई अपने इख्तिदार के महल तामीर करता रहे। बताओ, गरीब की आवाज अगर कोई उठाएगा बिहार की विधानसभा में तो ये नौजवान उठाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आखिर सीमांचल से इतनी नफरत क्यों है? पटना में मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार ने IIT बनाया, एम्स बनाया, NIFT बनाया, NLU बनाया, NMCH बनाया। गया में और राजगीर में नीतीश कुमार ने IIM बना दिया, IHM बना दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दी, नालंदा यूनिवर्सिटी बना दिया, बिहार पुलिस एकेडमी बना दी और एक 750 करोड़ का स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स बना दिया। और फिर पूछते हो वैसी क्यों आया? पटना से किशनगंज 300 किलोमीटर है। सीमांचल चांद पर नहीं, बिहार का हिस्सा है। आपने 3 मर्तबा मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, मगर मोदी का दिल अटका हुआ है अहमदाबाद में। नीतीश कुमार को 20 साल मुख्यमंत्री बनाया बिहार की जनता ने। सुनो सीमांचल और किशनगंज की आवाम, नीतीश कुमार का दिल राजगीर में अटका हुआ है। तुमने लालू परिवार को 15 साल मुख्यमंत्री बनाया, फिर 2 मर्तबा तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बन गए, मगर लालू का और परिवार का दिल सिर्फ एक ही बेटे में अटका हुआ है। बताओ कहां जाएगा सीमांचल का गरीब? तुम कब तक इन लोगों को इख्तिदार की कुर्सियों पर बिठाओगे जो तुम्हारी गरीबी को, तुम्हारी तकलीफ को समझने वाले नहीं हैं? ये लोग आकर मेरे भाषण के बाद बोलेंगे कि ओवैसी जज्बाती तकरीर करता, भड़काऊ भाषण देता। अगर मैं एक एक पॉइंट जो बोल रहा हूं, क्या वो सच्चाई पर मुबन्नी नहीं है? मुझे बताओ। और अगर तुमको जज्बाती तकरीर करना नहीं आता तो इसमें गलती मेरी नहीं है, गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में गुलामी भरी हुई है। मैं आजादी चाहता हूं। तुम्हारी जबान अगर सच को बयान नहीं कर सकती इसलिए कि तुमने अपने जमीर को बेच दिया अपने सियासी आकाओं के सामने। अगर तुम्हारी जबान लोगों के दिलों में हरारत नहीं पैदा कर सकती तो गलती तुम्हारे दिल में है, क्योंकि तुम सच को कबूल करने को तैयार नहीं हो। और सच यह है कि सीमांचल को पसमानदा रखा गया। इसलिए रखा गया क्योंकि अगर सीमांचल का नौजवान तालीम याफ्ता हो जाएगा, किशनगंज का बच्चा रोजगार से लग जाएगा, तो जो दौलतमंद दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, हैदराबाद में बैठा है उसकी जिंदगी के आराम में खलल पड़ जाएगा। ये आपको गरीब रखना चाहते हैं ताकि हमारे बच्चे अपनी जवानी को किशनगंज और सीमांचल से दूर जाकर गुजारें। क्यों नहीं फैक्ट्री डाली जाती? क्यों नहीं फैक्ट्री बनाई जाती यहां पर? और अब यहां पर हमारे भाषण के बाद हमारे मुखालिफिन बोलेंगे, ओ तुम क्या करना चाहते हो? सुनो, हम ये चाहते हैं कि 3000 करोड़ रुपए सीमांचल को दिए जाएं। यहां पर जो टाटबंद का काम है, एम्बैंकमेंट का, नदियों का काम होना चाहिए। और आप जानते हैं कि यहां पर किशनगंज में खुद गवर्नमेंट कहती है कि किशनगंज जिला 55% किशनगंज जिला सैलाब के ज़ेर असर आ जाता है। तो दूक नदी में नदी कटाव का काम किया जा सकता है। मंजलिस 3000 करोड़ के लिए लड़ेगी। फिर यहां पर खरीदी का, प्रोक्योरमेंट का सेंटर किशनगंज और अरारिया में हम कायम करने की लड़ाई लड़ेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस 3 शेड में चल रहा है, हम उसकी बहाली के लिए, उसको अच्छा करने के लिए कोशिश करेंगे। और हम यहां पर 100 कम्युनिटी क्लिनिक सीमांचल में बनाएंगे, अस्पताल, PHC करेंगे। और हम इस बात के लिए लड़ेंगे कि डेली पटना से किशनगंज को अरारिया तक एक वंदे भारत की ट्रेन बने,
और यहां पर एक फास्ट ट्रैक यानी तेज रफ्तार दिल्ली सीमांचल की रेल लिंक का आगाज का काम हो, यह मजलिस करना चाहती है इंशाअल्लाह ताला। लोग बोलेंगे कैसा करोगे तुम? बाबू, काम निकालना वो हमारी महारत है। हमको काम निकालना भी आता और किसी का पूरा काम भी करना आता है इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ मजलिस को गाली दो, बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम, वोट कटवा बोलो। अरे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, तेजस्वी, ये जितने पुरानी कांग्रेस पार्टी के सब नेता एक बात पर मुत्तफिक है, ओवैसी नहीं आना चाहिए। भाई साहब, मैं क्या दूल्हा भाई हूं तुम्हारा? मेरी लड़ाई क्या है? मैं तो इन तमाम जो बात आपके सामने रखा हूं, इसमें कौन सा भड़का भाषण है? इसमें कौन सा बात है बताओ? हमने बीजेपी के कानून लाया, CAA का कानून लाया, तो किसने उस कानून को फाड़ दिया मोदी की आंख में डालकर? ट्रिपल तलाक का कानून आया तो मौलाना असराउल्लाह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनको बोलने नहीं दिया गया था। मौलाना असराउल्लाह याद है आपको? यही सीमांचल का जय्यद आलिम था मौलाना असराउल्लाह कासमी, उनको पार्टी ने बोलने नहीं दिया। किसने ट्रिपल तलाक के 3 मरतबा बिल आया? हमने पूरी दलीलों के साथ उस कानून की धज्जियां उड़ाकर कहा कि मुस्लिम महिलाओं के हक में नहीं है। वक्फ का कानून लाया, किसने कहा कि कानून मस्जिद, दरगाह, ईदगाह और खानकाह को छीनने के लिए बनाया गया है, हम मस्जिद का सौदा नहीं कर सकते। हमने बीजेपी और मोदी के सामने, नीतीश कुमार के एमपीओं के सामने खड़े होकर कहा यह कानून, यह काला कानून है। उस कानून को हमने कहा लो मैं फाड़ता हूं तुम्हारे सामने, क्या करना है कर लो। पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई, 128 पेज की रिपोर्ट मैंने दी, जिसमें 45 सेक्शन के ऊपर 128 पेज मैंने लिख कर दिए। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग बोलते एक जीत कर गया तो क्या किया? अरे भारत की 540 की ऐवान में आपकी दुआओं से आपका खादिम, आपका गुलाम एक पर एक आदमी पूरों पे भारी पड़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसलिए नहीं कि मेरा नाम ओवैसी, इसलिए है कि हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया कि सच के लिए मर मिट जाओ, हक की कामयाबी के लिए कोशिश करो, ताकतवर से मत डरो। इसलिए कि ताकतवर अगर समझता है ताकतवर है, तो हमारे बुजुर्गों ने सिखाया कि ये सोचो कि सबसे बड़ा ताकतवर अल्लाह है। इसीलिए तो हम लड़ते हैं, इसीलिए तो बदनाम भी होते हैं। बहुत सी बातें बोली जाती है, मुझे कोई फिक्र नहीं, तुम गाली दो मुझे, तुम ना मेरी खबर में आओगे ना तुम हशर के मैदान में आओगे। मुझे पहले भी अल्लाह से उम्मीद थी और उसके हबीब से उम्मीद है, तुमसे किसी से नहीं है। मुखालिफिन, मुखालिफत करने वालों करो मुखालिफत, मैं अपना काम करता रहूंगा। मैंने अलग ऐलान कह दिया कि सीमांचल के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए हम पोठिया की जनता से अपील कर रहे हैं, एक नौजवान बासलाहियत उम्मीदवार को आप कामयाब करिए। इनको सबको आपने आजमा कर देख लिया, एक नौजवान को आगे बढ़ाइए। और नौजवानों, बिहार में 60% आबादी 35 साल के कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों, ये तुम्हारी मुस्तकबिल की लड़ाई, ये बच्चा लड़ रहा है, नौजवान लड़ रहा है, इसका साथ दीजिए। और मैं आप तमाम को आखिर में एक बात बताकर यहां से रुखसत हो जाऊंगा। तेजस्वी यादव गठबंधन में हमने कोशिश की, नहीं हुआ, कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमको साथ नहीं मिला, मगर हमको साथ अल्लाह का था और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमारे लिए काफी है और रहेगा। मगर तेजस्वी ने जिससे गठबंधन किया, वीआईपी मल्ला पार्टी, उसने तेजस्वी के साथ में बैठकर कहा कि हम, अगर हमारा सत्ता हमको मिलेगा तो वीआईपी का उप मुख्यमंत्री बनेगा। मैं सीमांचल की जनता को बता रहा हूं, मैं किशनगंज की जनता को बता रहा हूं, मैं पोठिया की गयूर अवाम
को एक लम्हे फिक्र दे रहा हूं कि जो बिहार के आबादी में जिसका तनासुब 3-3.5% है, वो ये कह रहा है कि मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, तो क्या 17% जनता खामोश बैठेगी? क्या कोई 17% खामोश बैठेंगे? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, अल्पसंख्यक समाज 17% है। मैं सलाम करता हूं वीआईपी के नेता की बहादुरी को कि उन्होंने अपने समाज के इत्तेहाद पर भरोसा करके ऐलान कर दिया। और ओवैसी तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है, मजलिस तुम्हारे इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। 17% के लोग क्या करेंगे? अगर मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ कोटिया की जनता। क्या अबू बकर, उमर, अली और उस्मान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ सीमांचल की जनता। क्या फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बन सकता है, बशर्ते कि तुम अपनी ताकत को महसूस करो। ये जालिम लोग आकर हमको डरा डरा कर दिमाग में बात डाल देते हैं, अरे नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे भाई, जब बच्चा चलना शुरू करता है तो बड़े क्या बोलते हैं? उसको चलने दो। गिरेगा, उठेगा, फिर चलेगा, चलेगा तो दौड़ेगा, दौड़ेगा तो कामयाब होगा। तुम चलना शुरू कर दिया, अब दौड़ो, अपने लिए दौड़ो, अपने बच्चों के लिए दौड़ो। बनेगा इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब सीमांचल का बच्चा पटना में हुक्मरान होगा इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल में इंसाफ उसी वक्त होगा जब तुम्हारे मुकद्दर के फैसले सीमांचल का बच्चा पटना में बैठकर करेगा। ये मंजलिस कह रही है आपसे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग बहुत सी बातें करते हैं, मगर याद रखिए, आपने सबको आजमा लिया। 11 तारीख के दिन हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप जब अपने घर से निकलेंगे, इन तमाम बातों पर गौर करिए जो हमने आपके सामने रखा है। उन मासूम बच्चों के बारे में सोच लो जो सीमांचल में सबसे ज्यादा अगर किसी बच्चे में खून की कमी है तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के बच्चों में खून की कमी है। उन बच्चों में खून की कमी इसलिए है मेरी माँ और बहनों, बुजुर्गों, क्योंकि जालिम इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों ने उसके बाप और उसके माँ का खून चूस लिया, इसलिए उस बच्चे की रगों में खून कम है। उन बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाओ। ये नौजवान बच्चों और बच्चों को हौसला दो ताकि वो अपनी जिंदगी के ख्वाबों को पूरा कर सके। मजलिस भी यही चाहती है। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 11 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे, अपने आप को देखिए, अपने बच्चों को देखिए, इस किशनगंज को देखिए, सीमांचल को देखिए, मुल्क के हालात को देखिए। कौन तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है, कौन तुम्हारी लड़ाई लड़ता रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख के दिन एक तारीखी फैसला आपको करना है। पतंग के निशान पर बटन दबाना है। अगर कोई इख्तिदार के नशे में आकर धमकी भी देता है और कोई ये कहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा या फिर मैं दौलत की ताकत पर कामयाब हो जाऊंगा, बराबर लो उनसे दौलत, क्योंकि यहां पर रुश्वत का बाजार आम कर दिया मोदी नीतीश कुमार ने। मगर वोट किसको पड़ेगा? वोट किसको पड़ेगा? वोट किसको पड़ेगा? बटन किस पर दबेगा? बटन किस पर दबेगा? तो पतंग छाप कामयाब होगा इंशाअल्लाह। 11 तारीख के दिन मजलिस को वोट दीजिए। सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।